हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से एक पोएम जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। In this poem, Stephen Spender describes the theme of social injustice and class inequalities of civilized and poor slum people. The civilized world is educated, progressive, and developed. On the other hand, the other world belongs to the slum children who need education and freedom from these cramped holes. He wants from civilized people to fulfill this gap by educating and raising their living of standard. तो बच्चों, ये तो था इंट्रो इसका। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। Far, far from gusty waves, these children faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. बच्चों, इन पंक्तियों में कवि उन बच्चों का वर्णन करता है जो झुग्गी बस्ती में बने एक प्राथमिक विद्यालय में, एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। कवि कहता है कि इन बच्चों के चेहरे गस्ती वेव्स मतलब ब्लोइंग विंड्स यानी ब्रीज यानी हवा से दूर हैं, जिसका सिंबॉलिकली अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर बैठे हुए बच्चे बहुत ही सुस्त एवं कमज़ोर हैं। इन बच्चों के चेहरों पर कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं दिखाई देता है। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई है। उनके पैलोर, जिसका अर्थ होता है पीला पड़ा हुआ या बीमार या कमज़ोर चेहरा, उनके कमज़ोर चेहरों पर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं मानो रूटलेस वीड्स अर्थात अनवांटेड ग्रास या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। ठीक वैसे ही उन बच्चों के बाल उनके चेहरों पर बिखरे हुए हैं। ये ऐसे इसलिए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि इनके बाल गंदे हैं, इन्हें संवारा नहीं गया। फिर वह एक लंबी लड़की का वर्णन करता है जो कक्षा में अपना सिर किसी वजन या बोझ के साथ झुकाकर बैठी है, मानो वह किसी तनाव में है या फिर ये गरीबी का बोझ लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती में सभी परेशानियों का मुख्य कारण गरीबी ही तो होता है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, कक्षा में एक लड़का है जो इतना कमज़ोर और पतला है कि उसकी तुलना कागज़ की शीट से कर दी गई है, मतलब उतना थिन है जितना कागज़ होता है। वह इतना कमज़ोर है कि उसकी आंखें चूहे की आंखों के समान बताई गई हैं, विद रैट्स आइज। कहीं ना कहीं ये आंखें कुपोषण की वजह से उसके बहुत ही कमज़ोर चेहरे पर बाहर उभरी हुई प्रतीत हो रही है। The stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnawed disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. बच्चों, यहाँ पे कवि एक अन्य लड़के के बारे में बताता है, उसका वर्णन करता है जो शारीरिक रूप से अक्षम है क्योंकि उसके शरीर की ग्रोथ पूरे तरीके से नहीं हो पाई। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वह बदकिस्मत हायर यानी वारिस यानी उत्तराधिकारी है उन बोन्स का जिनका पूरे तरीके से विकास नहीं हो पाया उसके शरीर में। क्यों? क्योंकि उसे पौष्टिक भोजन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके शरीर का विकास रुक गया। कवि कहता है कि यह लड़का बदकिस्मत है, दुर्भाग्यशाली है, अनलकी है, क्योंकि उसके पिता से कोई उसे सुविधा प्राप्त नहीं हुई बल्कि आनुवांशिक बीमारी मिली। फादर्स ग्नॉल्ड डिसीज, ऐसी बीमारी जिसके कारण उसका शरीर ट्विस्टेड, डिफॉर्म्ड या विकृत हो गया है। यह विकलांग लड़का अपनी बेंच पर बैठा है। उसे देखकर लगता है कि वह अपने पाठ को नहीं दोहरा रहा बल्कि अपने पिता से मिले हुए रोग की पीड़ा को दोहरा रहा है। At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes
live in a dream of squirrel's game in 3 room other than this. कक्षा के पीछे की तरफ एक प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा था। वह अननोटेड है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि जहाँ वह बैठा है वहाँ रोशनी कम है। डिम क्लास, यहाँ डिम मतलब उदास या सैड भी हो सकता है, जिसका अर्थ हुआ उदासी से भरी क्लास। कवि उस लड़के की आंखों को देख सकता है जो कि उज्जवल हैं, सपनों से भरी हुई हैं। वह क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है, जो अपने पेड़ पर बने घर में कभी आती है कभी जाती है। उसका ये स्वप्न इस क्लासरूम के बाकी के क्रियाकलापों से बिल्कुल भिन्न है, जो इस बात का संकेत है कि उसमें अभी निराशा नहीं भरी है, उसमें आशा है, उसमें भविष्य को लेकर के स्वप्न है। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belt, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world. कवि यहाँ क्लासरूम की दीवारों का वर्णन कर रहा है। ये दीवारें गंदे, मटमैले, पुराने क्रीम रंग की हैं, क्योंकि इन दीवारों पर कभी सफ़ेदी नहीं की गई। इन दीवारों पर दान में दी गई कुछ चीज़ें लटकाई गई हैं, जिनमें शेक्सपियर्स हेड का मतलब यहाँ शेक्सपियर की फ़ोटो से है। बादलों से रहित आकाश व शहर में बनी ऊंची ऊंची इमारतें, इनके चित्र लगाए गए हैं। ये इमारतों के चित्र सिविलाइज्ड वर्ल्ड अर्थात सभ्य समाज या सिटीज़ के वो डोम, जिनका अर्थ होता है गुंबद, जो उनके आलीशान घरों, उनके पूजा स्थलों या शिक्षा संस्थाओं को दर्शाते हैं, जो शहरों में राइड करते हुए, डोमिनेट करते हुए या चमकते हुए से दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया की थारलेस वैली का भी चित्र है, जो घाटी फ्लावर्स के लिए, घंटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक ऐसी दुनिया का मानचित्र भी यहाँ दीवार पर लटकाया गया है, जिसके द्वारा ओपन हैंडेड अर्थात बड़े हृदय से, दयालुता के साथ एक ऐसी दुनिया को अवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, जो केवल संपन्न और धनी वर्ग के लोगों की है, जिस मानचित्र में स्लम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. लेकिन इन बच्चों के लिए दुनिया का ये नक्शा अप्रासंगिक है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस झुग्गी बस्ती में वे रहते हैं वह नक्शे में दिखाई गई दुनिया से अलग है। इन बच्चों के लिए ये कक्षा की खिड़कियां ही इनका विश्व, इनका संसार है, ना कि वो संसार जो इस मैप में दिखाया गया है, क्योंकि ये मैप में दिखाई गई दुनिया अमीर लोगों की है। कक्षा की इन खिड़कियों को फॉग से पेंट किया गया है। फॉग का यहाँ तात्पर्य अनसर्टिनिटी से है, ये अनिश्चितता को दर्शाता है। इन बच्चों का भविष्य अनिश्चितता और निराशा से भरा हुआ है। अनिश्चितता का कोहरा ही उनके भविष्य पर छाया हुआ है। उनके भविष्य के विकास के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। जिन तंग गलियों में ये बच्चे रहते हैं, वहाँ से इन्हें आसमान भी लेड के रंग जैसा, मतलब धुंधला सा ही दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस धुंधले से दिखने वाले आसमान ने उनके जीवन को उस स्लम में सील्ड कर दिया है, बंद कर दिया है, सीमित कर दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उनका संसार नदियों, टापुओं तथा सितारों की दुनिया से बहुत बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly
turn in their cramped holes from fog to endless night. Surely Shakespeare is wicked. कवि ने यहाँ पर शेक्सपियर को विकेड मतलब दुष्ट कहा है, परंतु यहाँ समझने वाली बात है कि शेक्सपियर की फोटो जो यहाँ दान के रूप में धनी वर्ग के लोगों द्वारा दी गई है, वो फोटो कैसे दुष्ट हो सकती है? फोटो दुष्ट नहीं है, बल्कि उसे दान करने के पीछे धनी वर्ग की जो छिपी हुई दुष्टता है उसकी ओर इशारा किया गया है। ये दुष्ट इंटेंशन है। इन बच्चों को शेक्सपियर की साहित्यिक उपलब्धि से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें उसका चित्र दिखाना व्यर्थ है। निश्चित ही इन बच्चों को शेक्सपियर की फ़ोटो की अपेक्षा उन सुविधाओं की ज़रूरत है जिन्हें वो शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये मैप है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, क्लासरूम की दीवार पर टांगा गया मैप भी एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन्हें यह मानचित्र दिखाना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह मानचित्र ऐसे संसार को दर्शाता है जो उनका अपना संसार नहीं है। ये पूंजीपतियों का संसार है, ये सत्ता में बैठे लोगों का संसार है। यह संसार आकर्षणों से भरा हुआ है, उन्हें आकर्षित करता है, ललचाता है। With ships and sun and love tempting them to steal. इसमें दिखाए गए सुंदर जहाज, सूर्य तथा मानव प्रेम एवं स्नेह से संबंधित दृश्य, ये सभी इन बच्चों को ललचाते हैं और वे ऐसा जीवन जीने के लिए चोरी का सहारा लेते हैं जो स्लाइली यानी सीक्रेटली उनके जीवन को एक ऐसे टर्न इन यानी ऐसा मोड़ दे देता है जो आरंभ तो स्लम्स के क्रैम्ड होल से है, अर्थात छोटे छोटे घरों से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है, एक अनिश्चितता के कोहरे से शुरू होती है और फिर कभी न समाप्त होने वाली जेल या मृत्यु रूपी रात से समाप्त हो जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. On their slag heap, कूड़े के ढेरों पर ये बच्चे अपनी खाल से बाहर झांकती हुई हड्डियों के साथ भटकते रहते हैं। उनकी त्वचा कपड़े की पतली परत की तरह होती है और त्वचा के नीचे की हड्डियां दिखाई देती हैं। वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ये बच्चे इतने पतले होते हैं कि त्वचा की पतली परत के माध्यम से कोई भी आसानी से उनकी हड्डियों को देख सकता है। वास्तव में ये कुपोषण से पीड़ित हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स और स्टोन्स, यहाँ तक कि इन बच्चों ने जो चश्मे पहने हैं उनमें लेंस को मेंड करके मरम्मत करके लगाया है। इस तरह शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने एवं कुपोषित शरीर के साथ वे बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे मानो पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस अ फॉगी स्लम, इसका मतलब है कि उनका भविष्य अंधकार और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यहाँ कवि यह समझाने का प्रयास करता है कि इन बच्चों को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये गंदी बस्तियाँ साक्षात जीवित नरक से कुछ कम नहीं हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। कवि यहाँ कहता है कि अब समय आ गया है कि सभ्य संसार के मानचित्र या मैप पर इन अभागे बच्चों की गंदी बस्तियों को एक कलंक के रूप में दर्शाया जाए, एक ब्लॉट के रूप में चिन्हित या अंकित किया जाए। तभी इन लोगों को ये एहसास होगा कि ये कलंक उनके सभ्य समाज के विनाश का कारण बन सकता है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति इस स्कूल का दौरा नहीं करते, तब तक वे ये नहीं जान पाएंगे
कि इस कक्षा की खिड़कियां ही इन बच्चों का वास्तविक मानचित्र है, इनका संसार है। और जब वे इन बच्चों के वास्तविक मानचित्र, इनके संसार अर्थात इनकी खिड़कियों के पीछे इन बच्चों की जीवन में झांकेंगे तो उन्हें ये खिड़कियाँ कैटाकॉम्स अर्थात कब्र के तहखानों की तरह प्रतीत होंगी। गंदी बस्तियों के अनुपयुक्त वातावरण ने उनकी प्रगति के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं। ये बच्चे कब्रिस्तान जैसी तंग झोपड़ियों में रहते हैं और उन्हीं भूमिगत कब्रों में दफन होकर रह जाते हैं। Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open. History is theirs, whose language is the sun. कवि आग्रह करता है कि कब्र रूपी स्लम्स की इन खिड़कियों को, गरीबी और संसाधनों की कमी के बंधनों को तोड़ना ही होगा। इन बच्चों को बाहर निकालना होगा, इन्हें मुक्त करना होगा। उन्हें इन गंदी बस्तियों की तंग गलियों से बाहर निकालने की आवश्यकता है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये गंदी बस्तियां आपके सो कॉल्ड सभ्य समाज के विनाश का कारण बन जाएंगी, क्योंकि ये बच्चे संसाधनों के अभाव में गलत मार्ग पर, गुनाह के मार्ग पर चल पड़ेंगे, जो किसी भी समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक द वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। कवि कहता है समाज के सभी सक्षम लोगों को मिलकर इन बच्चों को उनके वर्तमान के अंधेरे से दूर एक ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य में ले जाना होगा। उन्हें हरे खेतों की सुंदरता का आनंद लेने का मौका दिया जाना चाहिए और उनका संसार ऐसा होना चाहिए जहां उन्हें खुले नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ने का अवसर मिले, उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और उनके लिए ज्ञान की पुस्तकों के पृष्ठ खोलने होंगे ताकि वे अपनी टंग अर्थात लैंग्वेज या भाषाओं द्वारा बिना किसी बंधन अथवा भय के स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त कर पाएँ, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ। यहाँ वाइट लीव्स शांति यानी पीस का और ग्रीन लीव्स यानी खुशहाली का प्रतीक भी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा माध्यम है जो इनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। तभी तो अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। केवल वे ही लोग इतिहास बना पाते हैं जिनकी वाणी या भाषा में सूर्य जैसी ऊष्मा, तेज तथा ऊर्जा यानी ज्ञान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम फिनिश होती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, सजेशंस एंड व्यूज़ दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी जो भी लेसन्स अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।